अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। 45 साल पहले का वो मंजर आज भी मेरी आंखों के सामने है और वो दिन मुझे कल की तरह याद है। वो मंजर जब भी जहन के पर्दे पर आता है तो मेरे जिस्म पर कपकपी तारी हो जाती है और मेरी आंखों से आंसुओं की झड़ी बरसने लगती है। शाम का वक्त था और मैं उस वक्त रात का खाना पका रही थी। मेरी उम्र उस वक्त 18-19 साल थी और मेरी वालदा फौत हो चुकी थी। वालिद साहब मेरे पास बैठे थे। अचानक बाहर से किसी ने घबराई हुई आवाज़ में मेरे वालिद साहब को पुकारा। यह आवाज़ सुनकर मेरा दिल ही दहल गया और मुझ पर खौफ तारी हो गया। किसी ने खैरियत से आवाज़ नहीं दी। खान साहब जल्दी बाहर आएं। वालिद साहब अभी उठ ही रहे थे कि किसी ने दोबारा आवाज़ दी। वालिद साहब तकरीबन दौड़कर दरवाजे तक पहुँचे। मैं भी उठकर उनके पीछे ही गई और दरवाजे की ओर में खड़ी हो गई। खान साहब जल्दी चलें आप। कोई आदमी मेरे वालिद साहब को कह रहा था, आपका बेटा ज़ख्मी हो गया है। वालिद साहब ने इतला देने वाले से ये भी ना पूछा कि वो कैसे ज़ख्मी हुआ है, उसे किसने ज़ख्मी किया है और वो अब कहाँ है। उन्होंने पलटकर मुझे भी ना बताया और वहीं से चले गए। अगर मैं बावर्ची खाने में ही बैठी रहती और वालिद साहब के पीछे दरवाजे तक ना आती तो मुझे पता न चलता कि मेरे वालिद साहब को किसी ने क्यों बुलाया है। मैं वापस फिर बावर्ची खाने में आ गई और खाना पकाना छोड़कर बैठ गई। ज़ख्मी होने वाला मेरा इकलौता भाई था और मुझसे 2 साल बड़ा था। उसके ज़ख्मी होने की खबर ने मुझे परेशान कर दिया। ज़्यादा परेशानी इसलिए भी हो रही थी कि मुझे पूरी बात का पता भी नहीं चल सका था। उस वक्त हमारे घरानों में पर्दे का बड़ा सख्त रिवाज था, वरना मैं खुद बाहर जाकर किसी से पूछकर आ जाती। वालिद साहब थोड़ी देर बाद आ गए, लेकिन वो अकेले नहीं थे। उनके साथ लोगों का एक हिजूम था और 3-4 आदमियों ने एक चारपाई उठा रखी थी। वालिद साहब का सर झुका हुआ था और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। लोगों ने चारपाई हमारे सहन में रख दी। चारपाई पर मेरा भाई लेटा हुआ था। मैं कमरे में से देख रही थी। पर्दे की वजह से मैं बाहर नहीं आ सकती थी। थाने ले चलें? एक आदमी ने दूसरे से पूछा। फिर उन्होंने आपस में मशवरा किया और एक मोअज़्ज़िज़ सा आदमी बुलंद आवाज़ में बोला, लाश थाने ले चलो। जो ही मैंने लाश का लफ्ज़ सुना, मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। फिर मुझे याद नहीं कि क्या हुआ। इतना ही याद है कि मैं भाई की लाश से लिपटी हुई चीखें मार रही थी। थोड़ी देर बाद एक बुजुर्ग से आदमी ने मुझे उठाया और मैं दौड़कर वालिद साहब के सीने से लग गई। बाबा जान, मैंने चीख कर वालिद साहब को झंझोड़ डाला। मेरे भाई को क्या हुआ है? इसे किसने मारा है? वालिद साहब की हालत उस वक्त गैर थी। उनके मुँह से भी कोई बात नहीं निकल रही थी। एक आदमी ने मेरे सर पर हाथ रखा और मुझे तसल्ली देने लगा। सब्र करो बेटी, उसने कहा। खुदा को यही मंजूर था। बाहर लड़के हॉकी खेल रहे थे। खेल ही खेल में लड़ाई हो गई और तुम्हारा भाई सुल्तान के हाथ से कत्ल हो गया। कहाँ है सुल्तान? मैंने चिल्लाकर कहा। मैं उसकी बोटियाँ उड़ा दूंगी। भाग गया है, एक और आदमी ने कहा। पकड़ा जाएगा? हाय क्या खूबसूरत जवान था तुम्हारा भाई। फिर वो लोग मेरे भाई की लाश को उठाकर ले गए। वालिद साहब भी उनके साथ ही चले गए। उनके जाने के बाद महल्ले की औरतें आ गईं और मेरे पास बैठकर मेरी दिलजोई करने लगीं। वो अपनी तरफ से एक इंसानी फरीज़ा अदा कर रही थीं, लेकिन उनके अल्फाज मुझे जहर लग रहे थे। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मुझे तसल्ली देकर वो मेरे ज़ख्मों पर नमक छिड़क रही हों। सच्ची बात यह है कि मुझे किसी के भी दिलासे की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैं गमज़दा तो थी ही नहीं। मेरे अंदर तो उस वक्त आग भड़क रही थी। मेरा जी चाहता था कि मुझे तसल्ली देने की बजाय कोई आके ये खबर सुनाए कि सुल्तान भी कत्ल हो गया है। मैंने भी अपने दिल में अहद कर लिया कि सुल्तान को भी मैं इसी तरह कत्ल करूंगी और जब उसकी लाश उसके घर जाएगी तो मैं उसकी बहनों से जाकर कहूँगी, सब्र करो। सुल्तान या उसके घर वालों से मेरे भाई या मेरे वालिद साहब की कोई दुश्मनी नहीं थी, बल्कि वो तो हमारे ही कबीले के लोग थे और पंजाब के इस शहर में हमारे कबीले वालों की तादाद भी बहुत थोड़ी थी। हम लोगों का आपस में मिलना मिलाना भी था और हम एक दूसरे के दुख सुख में भी शरीक होते थे। सुल्तान की बहनें अक्सर मेरे पास आया करती थीं और इशारों इशारों में मुझे ये भी बता गई थीं कि वो सुल्तान के लिए मेरा रिश्ता मांगना चाहती हैं। बात साफ इसलिए अभी तक नहीं हो सकी थी कि मेरी वालिदा जिंदा नहीं थी, बस वालिद साहब और भाई था।
और ये भाई भी तकरीबन मेरा हम उम्र ही था। मैं कहानी सुनाने से पहले अपने बारे में कुछ बता दूं। हम लोगों का वतन अफ़गानिस्तान था और हम लोग एक तो पुश्तों से पंजाब में आकर आबाद हुए थे, क्योंकि काबुल में सियासी हालात और हुकूमतों की तब्दीली की वजह से अफ़गानिस्तान की सरजमीन हमारे ख़ानदान पर तंग हो गई थी। हमारे साथ और कुछ घराने भी हिजरत करके निकलने पर मजबूर हो गए थे और हमने आकर पंजाब में पनाह ली थी। यहाँ आकर हमारी हालत पहले से बिगड़ गई थी, लेकिन हम लोग फिर भी रईसों की तरह रहते थे। मेरे वालिद साहब ने मुझे और मेरे भाई को बहुत अच्छी तालीम दिलाई थी। मैं अगरचे ख़ानदानी रवायात के मुताबिक पर्दे की पाबंदी करती थी, लेकिन मैंने मैट्रिक तक तालीम हासिल कर ली थी। सुल्तान का ख़ानदान भी उन घरानों में से था जो हमारे साथ अफ़गानिस्तान से निकले थे। हम लोग इस शहर में बिल्कुल रिश्तेदारों की तरह रहते थे, लेकिन सुल्तान ने तो वो काम कर दिखाया था जो सिर्फ दुश्मन किया करते हैं। उसने मेरे इकलौते भाई को कत्ल कर दिया था। थाने में केस दर्ज हुआ और सुल्तान खान को गिरफ्तार कर लिया गया। सुनाई कि उसने जुर्म का इकरार कर लिया था। मेरे वालिद साहब कहते थे कि वो फांसी से नहीं बच सकता, लेकिन चाहे उसे 10 दफ़ा फांसी की सज़ा मिलती, मुझे तो मेरा भाई वापस नहीं मिल सकता था ना। हमारे घर में अब वीरानी का राज था। वालिदा पहले ही फौत हो चुकी थी, भाई कत्ल हो गया था। अब मैं थी और बाबा जान थे और हमारी तन्हाइयाँ थीं। बाबा जान का तो ये हाल था कि उनकी कमर में खम पैदा हो गया था। सुल्तान के वालिद साहब एक दफ़ा बाबा जान से मिलने आए थे और उन्होंने इस बात पर अफसोस किया था कि सुल्तान ने जुल्म किया है। भाई साहब, उन्होंने मेरे सामने बाबा जान के हाथ पकड़कर कहा था, उसने जो किया है उसकी सज़ा उसे मिल जाएगी, लेकिन हमारा तो कोई कसूर नहीं। हमारा खून एक है, वतन एक है और हम दोनों ही हिंदुस्तान में परदेसी हैं। अगर हमारी दुश्मनी पैदा हो गई तो फिर कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। सुल्तान का वालिद खुद चलकर हमारे घर आया था, इसलिए बाबा जान उसे घर से नहीं निकाल सकते थे, लेकिन हकीकत ये थी कि दुश्मनी तो पैदा हो गई थी। बाबा जान ने सुल्तान के वालिद की बात का कोई जवाब न दिया। इस शहर में हमारे और भी 3-4 घराने आबाद थे। उन्होंने भी आकर बाबा जान से इसी किस्म की बातें की और यही कहते रहे कि दूर प्रदेश में आकर दुश्मनी पैदा कर लेने का कोई फ़ायदा नहीं। तुम लोग मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दो, वालिद साहब ने गुस्से में आकर कहा। अगर मैं तुम में से किसी के जवान बेटे को कत्ल कर दूं, तो तुम लोग मुझे माफ़ कर दोगे? इन लोगों के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। फिर हुआ यूँ कि सुल्तान खान बरी हो गया। लोग कहते थे कि वो बरी नहीं हो सकता क्योंकि उसने इतने लोगों के सामने कत्ल किया था। फिर भी मुझे याद नहीं कि वो किस तरह बरी हो गया था। हमारा ख्याल था कि अब सुल्तान खान हमारे सामने से अकड़ कर गुजरा करेगा, लेकिन किसी ने उसकी शक्ल भी नहीं देखी। इतना ज़रूर है कि मेरे बाबा जान की कमर में जो खम था वो दूर हो गया। एक दिन मैंने देखा कि बाबा जान अपनी पुरानी बंदूक निकालकर साफ कर रहे थे। ये क्या बाबा जान? मैंने पूछा। शिकार पर जाना है? हाँ, उन्होंने सर्द लहजे में जवाब दिया। शिकार पर जाना है? शिकारी समझो। मेरा ख्याल था कि कानून मेरे बेटे के कत्ल का बदला ले लेगा, लेकिन कानून ने उसे माफ़ कर दिया। मैं अफ़गान बाप का बेटा हूँ, मैं उसे माफ़ नहीं कर सकता। सुल्तान अब मेरे हाथों शिकार होगा। सुल्तान का नाम सुनकर मेरे ज़ख्म एक बार फिर ताज़ा हो गए। मुझे याद आ गया कि मेरा एक भाई था जो एक खूबसूरत जवान था और वो अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि उसे सुल्तान ने बेगुनाह ख़त्म कर दिया था। अब सुल्तान को कत्ल होना था, क्योंकि बाबा जान उसे माफ़ नहीं कर सकते थे। बाबा जान, मैंने कहा, ये बंदूक मुझे दे दें, मेरे अंदर भी आग भड़क रही है। सुल्तान का शिकार मैं करूँगी। नहीं हूर बानो, बाबा जान ने कहा, ये तुम्हारा काम नहीं। बाबा जान, मैंने मिन्नत के लहजे में कहा, मुझे आप बेटी न समझें, मैं भी आपका बेटा ही हूँ। लेकिन बाबा जान ने मेरी बात मानने से इनकार कर दिया। वो अपने बेटे के कत्ल का बदला खुद लेना चाहते थे। यही उनके अफ़गानी खून का तकाजा था। उनकी रवायत के मुताबिक कत्ल का इंतकाम लेना फ़र्ज था। मैं अगरचे पंजाब में पैदा हुई और पंजाब में ही जवान हुई थी और मैंने स्कूल की तालीम भी यहाँ ही हासिल की थी, लेकिन इसके बावजूद मेरे अंदर भी सुल्तान को कत्ल करने की ख्वाहिश बड़ी शदीद थी और मैं चाहती थी कि मैं सुल्तान को अपने हाथ से कत्ल करूं। ये अफ़गानों और पठानों की रवायत है। एक और बात भी थी।
जो मैं बड़ी शिद्दत से महसूस करती थी। पहले मेरी वालिदा फौत हुई, फिर मेरा भाई कत्ल हुआ और अब मैं ये नहीं चाहती थी कि बाबा जान सुल्तान को कत्ल करके फांसी चढ़ जाएं। मुझे अपने बाप से बहुत मोहब्बत थी और मैं चाहती थी कि उनकी जगह इंतकाम के इस अंधे गहरे कुएं में मैं छलांग लगाऊं। मैंने यही बात बाबा जान को भी समझाने की कोशिश की। ना हूर बानो ना, बाबा जान ने कहा, मैं अभी जिंदा हूँ। अगर मैं भी मारा गया तो फिर तुम बदला लेने के लिए आज़ाद होगी। मैंने कहा, क्या ऐसी सूरत नहीं हो सकती कि सुल्तान खान भी मर जाए और मारने वाला पकड़ा भी न जाए। मैंने बाबा जान से बात की, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। वो समझते थे कि खुफिया तौर पर वार करना बुज़दिलों का काम है। मेरे ज़हन में एक और भी स्कीम थी जो बाबा जान के सामने रखना चाहती थी, लेकिन उस वक्त इंतकाम के जोश ने उनकी हालत ऐसी कर रखी थी कि अगर मैं वो बात उनके सामने कर देती तो वो बंदूक की नाली का रुख मेरी तरफ करके गोली चला देते। सुल्तान के वालिदैन भी हमारी तरह रईस लोग थे। उनको भी मेरे वालिद की तरफ से इंतकाम का अंदेशा था, इसलिए उन्होंने सुल्तान को गायब कर दिया। जब बाबा जान को पता चला कि सुल्तान गायब है तो वो बेचैन हो गए। बड़ी छानबीन के बाद खोज मिला कि उसे एक और शहर में बड़ी अच्छी मुलाजमत दिला दी गई है और वो वहाँ रह रहा है। बाबा जान की जान में जान आई। अब वो चाहते थे कि उसे कत्ल कर सकते थे। उन दिनों मेरी बाबा जान की जो ज़हनी हालत थी उसे मैं ठीक तरह से बयान नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसा लगता था जैसे वो पागल हो गए हों। उनकी ज़िंदगी के मामूलात ही बदल गए थे। अब वो बात बात पर झुंझुला जाते थे। मेरे साथ उनका बहुत प्यार था, लेकिन अब वो मुझे भी अक्सर डांट दिया करते थे। एक बार बाबा जान को खुफिया तौर पर यह खबर मिली कि सुल्तान 1-2 दिनों के लिए आ रहा है। उन्होंने सुल्तान की खबर रखने के लिए अपने जासूस छोड़ रखे थे। उनका ख्याल था कि इस बार वो सुल्तान को जिंदा नहीं जाने देंगे। हम लोग शहर में रहते थे और रेलवे स्टेशन वगैरह भी शहर के अंदर ही थे, इसलिए सुल्तान को कत्ल करने के लिए घात नहीं लगाई जा सकती थी। उसको ललकार कर ही कत्ल करना था। सुल्तान के आने की खबर सुनकर मेरे अंदर भी एक आग सी सुलगने लगी। मेरा जी चाहने लगा कि सुल्तान या तो मेरे हाथों से कत्ल हो या आते हुए रास्ते में किसी हादसे का शिकार होकर मारा जाए। कम से कम बाबा जान के हाथ से कत्ल न हो, नहीं तो मैं इस भरी दुनिया में बिल्कुल अकेली रह जाऊंगी। सुल्तान की किस्मत में किसी हादसे का शिकार होना नहीं लिखा था, इसलिए वो सही सलामत पहुंच गया और उसकी खबर बाबा जान को भी मिल गई। मैं बयान नहीं कर सकती कि उस वक्त मेरी क्या हालत हुई या कुदरत ने मेरे दिल में क्या बात डाली कि मैंने बाबा जान की गैर हाजिरी में उनकी बंदूक उठाई और पड़ोसियों के घर में जाकर छुपा दी। हमारे पड़ोसी पंजाबी थे और वो अच्छे लोग थे। वो हमारे हालात से भी वाकिफ थे। उन्होंने और कोई बात न पूछी और बंदूक अपने पास रख ली। उस शाम बाबा जान घर आए। वो ज़रा जल्दी में थे और उनके अंदाज से भी बेकरारी का इजहार होता था। उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी नज़रें अजीब सी थीं। इसके बाद वो सारे घर में घूम गए, फिर निकले और थोड़ी देर बाद फिर अंदर आ गए। मेरी बंदूक? उन्होंने पूछा। यहीं कहीं होगी, मैंने झूठ बोला। उन्होंने बड़ी तेज़ी से बंदूक तलाश की और फिर घर से निकल गए। काफ़ी देर के बाद आए तो उनका चेहरा बुझा बुझा सा था। उन्होंने मेरी तरफ देखा भी नहीं और जाकर कमरे में बैठ गए। खैरियत तो है बाबा जान? मैंने अंदर जाकर पूछा। निकल गया, उन्होंने ऐसे अंदाज में कहा जैसे मुझसे नहीं किसी और से बातें कर रहे हों। कौन निकल गया? मैंने पूछा। सुल्तान बचकर निकल गया, उन्होंने अफसोस और मायूसी के मिली जुले लहजे में कहा। अब मुझे उसके पीछे जाना पड़ेगा। सच्ची बात यह है कि उस वक्त मुझे भी थोड़ी देर के लिए अफसोस हुआ कि मैंने बाबा जान की बंदूक छुपाकर गलती की है। अगर वो आज बाबा जान के हाथ चढ़ जाता तो मेरे सीने में सुलगने वाली आग भी ठंडी हो जाती। गलती का एहसास इतना ज़्यादा था कि मैंने बाबा जान के सामने भी एतराफ़ कर लिया कि मैंने उनकी बंदूक खुद छुपाई थी। ओ जालिम की बच्ची, बाबा जान ने गुस्से से कहा, ये तूने क्या किया? आज बड़ा अच्छा मौका था जो तूने गंवा दिया। बाबा जान, मैंने कहा, जो आग आपके अंदर भड़क रही है वही आग मेरे सीने में भी सुलग रही है। मैं आपको एक बार फिर कहती हूँ कि सुल्तान को मैं अपने हाथों से कत्ल करूँगी और फिर पुलिस तुम्हें पकड़कर थाने ले जाएगी और लोग कहेंगे कि खूरबानों का बाप बेगैरत है। अब्बा जान ने जहरीले लहजे में कहा। नहीं बाबा जान, मैंने कहा,
ऐसे नहीं होगा, पुलिस की नौबत ही नहीं आएगी। सुल्तान ऐसे तरीके से कत्ल होगा कि किसी को पता भी नहीं चलेगा और हमारा इंतकाम भी पूरा हो जाएगा। मैंने बहुत कुछ सोचकर आपसे ये बात की है। बाबा जान मेरी इस स्कीम को न समझ सके और इनकार करते रहे। आपको पता है कि भाई के मरने से पहले सुल्तान की बहनें मेरे घर में आया करती थीं। मैंने कहा और उन्होंने इशारों इशारों में मुझे कहा था कि वो सुल्तान की शादी मेरे साथ करेंगी। आप भी किसी तरह मेरी शादी सुल्तान के साथ कर दें। बाबा जान चूं चूं मेरी बात सुन रहे थे, उनके चेहरे का रंग बदलता जा रहा था। ऐसा लगता था जैसे जिस्म का सारा खून उनके चेहरे पर जमा हो गया हो। उनकी आंखें भी लाल सुर्ख हो रही थीं। मेरी बात समझने की कोशिश करें बाबा जान, मैंने कहा। बेटियां अपने बाप के साथ ऐसी बातें नहीं करती। मैं ये बात इसलिए कर रही हूँ कि सुल्तान मेरे मासूम भाई का कातिल है और उससे बदला लेना मेरा फ़र्ज़ है। आप किसी तरीके से मेरी उसके साथ शादी कर दें, फिर वो मेरे हाथों से कत्ल होगा और किसी को ये पता भी नहीं चलेगा कि हूर बानो ने सुल्तान को कत्ल कर दिया है। मैं बेवा होकर आपके पास वापस आ जाऊंगी और फिर सारी उम्र आपकी खिदमत में गुजार दूंगी। आपको अपने पैदा करने वाले की कसम है बाबा जान, मेरी इस ख्वाहिश को पूरा कर दें। मैं अपने भाई के कत्ल का बदला खुद लूँगी। बात तो मैंने कर दी थी, लेकिन ये बात अनहोनी थी। बाबा जान तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे। एक तो इस बात पर कि मैंने उनकी बंदूक छुपा दी थी और दूसरे इस बात पर कि मैं अपने दुश्मन के साथ शादी करने की ख्वाहिश कर रही थी। लेकिन मैंने उन्हें ठंडा कर लिया और उन्हें बड़े आराम से समझाया कि मेरी इस स्कीम का क्या मतलब है। खुदा का शुक्र है कि मेरे बाबा जान को मुझसे बेहद प्यार था, जिसका फ़ायदा ये हुआ कि थोड़ी सी बहस के बाद मेरी बात उनकी समझ में आ गई। लेकिन मसला अब ये था कि मेरी शादी सुल्तान से हो भी तो कैसे। जाहिर है कि हम लोग तो इससे शादी की बात नहीं छेड़ सकते थे, लेकिन कहते हैं ना कि खुदा को जो बात मंजूर हो वो होकर रहती है। हुआ यूं कि सुल्तान के बरी होने के बाद हमारे कबीले के वही मोअज़्ज़िज़ीन सुल्तान के बाप के हमरा एक बार फिर हमारे घर आए, जो पहले भी आ चुके थे। उन्होंने आकर वही दरख्वास्त की कि हम सुल्तान को माफ़ कर दें और बदला लेने का ख्याल दिल से निकाल दें। देखो सादुल्ला खान, एक बुजुर्ग ने मेरे बाबा जान से कहा, किसी न किसी को तो मरना ही था। तुम्हारा बेटा ना मरता तो सुल्तान मर जाता। चोटें तो एक दूसरे को बराबर की लगी थीं। और फिर ये भी सोचो कि सुल्तान का इरादा कत्ल का नहीं था। लड़के हॉकी खेल रहे थे, उनकी लड़ाई हो गई और फिर तुम्हारे लड़के का वक्त आ गया था। खुदा को उसकी मौत ऐसे ही मंजूर थी। सुल्तान भी तो बड़ी देर बेहोश पड़ा रहा था। सुल्तान के बाप ने कहा उसे उसका दोस्त उठाकर घर ले आया था ताकि उस पर कोई बेहोशी में ही वार न करते। होश में आते ही वो भाग गया था, लेकिन पकड़ा गया। मेरे नज़दीक सुल्तान में और तुम्हारे बेटे में कोई फ़र्क नहीं। हम दोनों यहाँ परदेसी हैं, मेरी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं। वो सब लोग मेरे बाबा जान को इसी बात पर कायल करने की कोशिश करते रहे कि इस हादसाती कत्ल की वजह से दो घरानों में जो पहले ही बेवतन हैं दुश्मनी पैदा नहीं होनी चाहिए। बाबा जान ने उनकी मिन्नत समाजत और किसी भी बात का कोई जवाब न दिया और खामोशी से सुनते रहे। उन लोगों ने ये तजवीज़ भी पेश की कि दोनों घराने अगर रिश्तेदारी में मुंसलिक होना चाहें तो दुश्मनी ख़त्म हो जाएगी। मैं तुम्हारे बेटे का खून बहा देने के लिए भी तैयार हूँ, सुल्तान के वालिद ने कहा, जो इस्लाम के ऐन मुताबिक है, और मैं हाथ जोड़कर अपने बेटे के लिए हूर बानो का रिश्ता मांग रहा हूँ ताकि हम भाइयों की तरह रहें। वालिद साहब ने उस वक्त तो कोई वादा ना किया, बस इतना कहा कि मैं सोचकर जवाब दूंगा। सोचने की बात तो उन्होंने वैसे ही की थी। हर काम हमारी तवक्को के मुताबिक हो रहा था। किस्सा मुख्तसर ये कि 5,000 रुपये के हक महर पर मेरी शादी सुल्तान खान से हो गई। हम लोगों में हक महर ज़्यादा रखने का रिवाज है, क्योंकि इससे बेटी की कदर कीमत का सही एहसास होता है। मुझे महल्ले की लड़कियों ने दुल्हन बनाया और मैं रुखसत होकर सुल्तान खान के हमरा चली गई। रुखसती से पहले जब अब्बा जान ने मुझे गले लगाया तो मैंने उनके कान में कह दिया कि मैं इंशाल्लाह जल्द ही बेवा होकर वापस आ जाऊंगी। लड़कियां रुखसत होने से पहले बहुत रोती हैं और उनके माँ बाप भी रोते हैं, लेकिन उस रोज़ मेरी आंखों में आंसुओं का एक कतरा भी न था। मैं तो एक मकसद के लिए रुखसत हो रही थी और वो मकसद था अपने खामिन से अपने मकतूल भाई के खून का बदला लेना। भाई की याद आते ही मेरी आंखें नम हो गईं, जिसे लोग ये समझे कि मैं बाप की जुदाई की वजह से रो रही हूँ।
ये जिक्र करना तो बेकार है कि मेरी सास और मेरी नंदों ने मेरी पजीराई किस तरह की। वो मुझे पहले ही बहुत पसंद करती थीं और अब उनके दिल की मुराद पूरी हो गई थी। मुझे वलीमे तक अपने ससुराल में रहना था और इसके बाद सुल्तान के हमरा उस शहर में चले जाना था जहाँ सुल्तान की मुलाजमत थी। एक लिहाज से ये मेरे लिए अच्छा ही था। अगर मैं ससुराल में ही रहती तो मेरे लिए सुल्तान पर पार करना बहुत मुश्किल हो जाता। शादी की रात हर दुल्हन के लिए बहुत अहम होती है और इस रात की याद वो सारी ज़िंदगी सीने से लगाए रखती है। लेकिन उस रात के लिए मेरा कोई अरमान नहीं था। मेरे दिल में सुल्तान के लिए शदीद नफ़रत थी और मेरे दिल में कहर भरा हुआ था, लेकिन मुझे अदाकारी करनी थी। एक बात मैं आपको सच सच बता देना चाहती हूँ कि सुल्तान एक खूबसूरत और दिलकश नौजवान था और कई लड़कियाँ उसके साथ शादी करने की आरज़ू दिल में रखती थीं। भाई के कत्ल से पहले मैं भी उसको बहुत पसंद करती थी। जब मैंने बाबाजान से कहा था कि मेरी शादी सुल्तान से कर दें, मैं अपने भाई का बदला लूँगी, तो उन्हें इस पर गुस्सा आ गया था कि शायद मैं अभी तक सुल्तान को पसंद करती हूँ। मैंने बड़ी मुश्किल से बाबाजान को कायल किया था। मुझे मालूम नहीं कि सुल्तान से मेरी शादी पर लोगों पर क्या रद्द-ए-अमल हुआ था, लेकिन आम लोग यही सोचते होंगे कि हूर बानो सुल्तान की मोहब्बत में अपने भाई का कत्ल भूल गई है। ये तो मेरा ही दिल जानता था कि अब सुल्तान के लिए मेरे दिल में कितनी नफरत थी। शादी वाली रात सुल्तान ने मेरा घूंघट उठाया। मुझे महसूस हुआ कि जैसे उसके चेहरे का रंग बदल रहा है। फिर दफतन उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए और उसने मेरा घूंघट छोड़कर अपना मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। मैंने उसकी हिचकी की आवाज़ सुनी और इसके बाद वो धाड़े मार मार कर रोने लगा। मैंने घूंघट उठा दिया और हैरान हैरान नज़रों से उसकी तरफ देखने लगी। उसका रोना मेरी समझ में नहीं आ रहा था। वो अफ़गान बच्चा था और रोना धोना अफ़गानियों का काम नहीं बल्कि बुज़दिलों का काम होता है। फिर मालूम नहीं उसे किस बात पर रोना आ गया था। पहले तो मैंने सोचा कि उसके दिल में एतमाद पैदा करने के लिए उसे दिलासा दूं और पूछूं कि उसे क्या दुख पहुंचा है, लेकिन मैं बावजूद कोशिश के मुंह से हमदर्दी के कलामात कह न सकी। मैंने बड़ी मुश्किल से उससे इतना ही पूछा कि क्या बात हो गई है। उसने मुंह मोड़कर मेरी तरफ देखा। मैंने भी चेहरे से कपड़ा हटा दिया। मैंने देखा कि उसकी आंखें अभी तक डबडबाई हुई थीं। तुम्हें देखकर मुझे तुम्हारा भाई याद आ गया है, सुल्तान ने भर्राई हुई आवाज़ में कहा। उसे याद करने का ये कौन सा मौका है? मैंने दिल में छुपे हुए कहर को छुपाकर बज़ाहिर नर्म और मुलायम लहजे में कहा। उसकी मौत तुम्हारे हाथ से लिखी थी, वो मर गया है, अब उसे याद करने का क्या फ़ायदा? मेरा खुदा गवाह है कि मैं उससे कत्ल नहीं करना चाहता था, उसने कहा। वो तो मुझे भाइयों की तरह अजीज़ था क्योंकि वो तुम्हारा भाई था और तुम जानती हो कि मैं तुम्हें बचपन से पसंद करता हूँ। दूसरी बात यह है कि इस आबादी में मेरे और तुम्हारे भाई के अलावा हमारे वतन और कबीले का और कोई जवान नहीं था। बात सिर्फ इतनी थी कि हम दोनों मुखालिफ टीम में हॉकी खेल रहे थे। मेरी हॉकी उसके टखनों पर लगी तो उसने गुस्से में मेरे कंधे पर हॉकी मारी। मैंने उसे रोका तो भी उसने मुझे मारा। फिर यूँ हुआ कि उसने मुझे मारा और मैंने उसे मारा। वो भी गिर पड़ा और मैं भी बेहोश हो गया। मैं होश में आया तो मैं घर से भाग गया। मुझे पता चला था कि मेरी हॉकी उसकी कनपटी पर लगी थी जिससे उसकी मौत वाक़ई हो गई थी। जब मुझे पता चला कि तुम्हारा भाई तो फौत हो गया है तो भी मेरी आंखों में इसी तरह आंसू आए थे। लेकिन तुमने ठीक कहा है, उसकी मौत अगर मेरे हाथ से ही लिखी थी तो मैं क्या कर सकता था। मैंने पुलिस को भी सारी बात सही सही बता दी थी। अदालत में भी मैंने सच बोला था। वो तो मेरे वकील का कमाल था कि अदालत ने मुझे बरी कर दिया। लेकिन हूर बानो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाबाजान का मुजरिम हूँ। मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने गुनाह का कफ़ारा अदा करने को तैयार हूँ। सुल्तान ने और भी बहुत सी जज्बाती बातें की, लेकिन मेरे दिल पर उसकी बातों का कोई असर न हुआ और वो रात गुजर गई। इसके बाद मुझे सुल्तान के साथ उसके शहर जाने की तैयारी करनी थी जहाँ उसकी मुलाजमत थी। मैं रवाना होने से पहले अपने बाबाजान से मिलने गई और उन्हें यकीन दिलाया कि मैं उनका मिशन पूरा करके दम लूँगी। बंदूक या पिस्तौल इस्तेमाल न करना, बाबाजान ने मुझे मशवरा दिया। गोली की आवाज़ लोगों को इकट्ठा कर देती है और फिर बच निकलना मुश्किल हो जाता है। आप फिक्र ही ना करें बाबाजान, मैंने कहा। सुल्तान ऐसे तरीके से कत्ल होगा कि किसी को पता भी नहीं चलेगा। मैं बाबाजान को तसल्ली देकर सुल्तान के साथ रुखसत हो गई।
वो जिस शहर में मुलाजमत करता था वहाँ उसने अपने रहने के लिए बड़ा अच्छा मकान ले रखा था और रहता भी शाहाना ठाठ से था। उसकी मुलाजमत भी बड़ी अच्छी थी क्योंकि एक तो वो पढ़ा लिखा था और दूसरे अमीर माँ बाप का बेटा था जिसका उठना बैठना हुकूमत के अंग्रेज़ और दीगर अफसरों के साथ था। नए मकान में सुल्तान और मैं अकेले थे। एक बूढ़ा नौकर था और उसकी बीवी घर का कामकाज करते थे और शाम को छुट्टी करके चले जाते थे। रात को सुल्तान और मेरे सिवा घर में और कोई नहीं होता था और ये मौका बड़ा ही अच्छा था। शादी से पहले मुझे एक और चीज़ का खतरा भी था, वो ये था कि सुल्तान मुझे ब्याह कर अपने घर ले जाएगा और फिर बदसलूकी करके मेरी ज़िंदगी अजाब बना देगा। लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं थी क्योंकि मेरे तो अपने ही प्रोग्राम थे। पंजाब के देहात में उस वक्त भी यही होता था और अब भी कहीं कहीं यही होता है कि खूनी दुश्मनी ख़त्म करने के लिए आपस में रिश्तेदारियां कायम की जाती हैं और लड़कियों के रिश्ते लिए और दिए जाते हैं, लेकिन दुश्मनी फिर भी ख़त्म नहीं होती और लड़कियां शादी के 6 माह बाद तलाक लेकर या वैसे ही लड़ झगड़ कर माँ बाप की दहलीज पर आ बैठती हैं। ख़ानदानी दुश्मनी का बदला मासूम लड़कियों से लिया जाता है। बाज़ जगह इनको बेगार में जोत दिया जाता है। बाज़ खामिंद और उनके भाई मारपीट करते रहते हैं और जो लोग कुछ नहीं करते वो तानों के जरिए ही लड़की की ज़िंदगी इतनी तंग कर देते हैं कि वो भागकर माँ बाप के घर चली जाती है। मैंने बाज़ ऐसी मिसालें भी सुनी हैं कि सुलह के तौर पर दुश्मनों की बेटी को ब्याह कर ले गए और फिर बदले की आग ठंडी करने के लिए उसे किसी बुर्दा फरोश के हाथ बेच डाला और उसके माँ बाप को जलील करने के लिए मशहूर कर दिया कि वो अपने किसी आशना के साथ फरार हो गई है। मेरा मामला कुछ और था क्योंकि बदला लड़के वाले नहीं बल्कि लड़की वाले लेना चाहते थे। अपने नए घर में मेरे लिए कोई काम नहीं था। सुल्तान मेरा दिल बहलाने के लिए मुझे किताबें रिसाले वगैरह लाकर देता रहता था। मैंने पाकिस्तान बनने से पहले मैट्रिक किया था, इससे मेरे इल्मी मयार का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, लेकिन मैं फारिग वक्त में मुताले की बजाय सिर्फ एक चीज़ सोचती रहती थी, सुल्तान को किस तरह ठिकाने लगाया जाए। सुल्तान के रवैये से ऐसा लगता था जैसे उसे मेरे साथ बहुत मोहब्बत है। ये तो शादी से पहले भी मुझे मालूम था कि वो मुझे पसंद करता था। अब शादी हो गई तो भी मेरे आगे पीछे फिरने लगा। कभी कभी ठंडी आह लेकर मेरे भाई का जिक्र छेड़ देता और उदास हो जाता और मेरे दिल में सुलगने वाली आग मज़ीद भड़का दिया करता था। एक बार इसी तरह रात के खाने के बाद उसने मेरे भाई का जिक्र छेड़ दिया। वो अपनी और उसकी दोस्ती का जिक्र करता रहा और थोड़ी देर बाद हम लेट गए। वो खुद तो गहरी पुरसुकून नींद सो गया था, लेकिन उस रात मुझे नींद न आई। मैं उठकर बैठ गई। मैंने तय कर लिया था कि आज रात ही फैसला हो जाना चाहिए। मैंने नाइट लैम्प की मध्यम सी रोशनी में देखा, सुल्तान पहलू के बल करवट लिए हुए सोया हुआ था। वो दुनिया और माफिया से इस कदर बेखबर सो रहा था कि मुझे एहसास हुआ कि सुल्तान की ज़िंदगी अब मुकम्मल तौर पर मेरे हाथ में है। मैंने 2 दिन पहले ही एक नॉवेल पढ़ा था। यह नॉवेल जुर्म और जासूसी के मौजू पर था। इसमें कातिल सोए हुए आदमी की नाक पर सिरहाना रखकर इसे इस कदर दबाता है कि मकतूल दम घुटने से मर जाता है और बाद में मालूम होता है कि मकतूल दम घुटने से या हरकत कल्ब बंद होने से तबई मौत मरा है और कातिल साफ बच निकलता है। मैंने भी कत्ल की इसी तरकीब पर अमल करने का फैसला कर लिया। मैंने नहायत आहिस्तगी से अपने बिस्तर पर से तकिया उठाया। मुझे यकीन था कि सुल्तान मेरे सामने मज़ाहमत नहीं कर सकेगा। मैंने इधर तकिया उठाकर अपने दोनों हाथों में मजबूती से पकड़ा, उधर सुल्तान ने करवट बदली और सोते सोते पीठ के बल हो गया। मेरे हाथ रुक गए। एक लम्हे के लिए मेरी नज़र धुंधला गई। मुझे शक सा हुआ जैसे वहाँ सुल्तान नहीं कोई और लेटा हुआ हो। फिर नज़र के आगे से धुंध छटी तो वहाँ लेटा हुआ शख्स जो थोड़ी देर पहले सुल्तान था, उसका चेहरा तहलील होने लगा। जब मैंने ज़रा हौसला करके देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा मासूम भाई गहरी नींद सो रहा हो। एकदम मेरा जिस्म पसीने में नहा गया और मेरे हाथ कांपने लगे। मैं बावजूद कोशिश के तकिया सुल्तान की नाक पर ना रख सकी। मेरे सारे जिस्म पर कपकपी तारी थी और कत्ल का इरादा मेरे दिल से निकल गया था। ऐसे लगा जैसे मेरा सारा जिस्म बेजान हो गया हो। ऐन उसी लम्हे सुल्तान ने एक और करवट बदली और वो बेदार हो गया। उसने मुझे अपने सिरहाने बैठे देखा तो परेशान हो गया, लेकिन उसकी परेशानी में खतरे का कोई एहसास नहीं था। वो सिर्फ मेरे जागने पर परेशान था। हूरबानो,
اس نے پیار بھرے ملائم لہجے میں پوچھا، کیا بات ہے، نیند نہیں آ رہی؟ مجھ پر اب جھنجھلاہٹ طاری ہو رہی تھی۔ جہاں اسلام میں لاش ہونی چاہیے تھی، وہاں سلطان بیٹھا تھا اور پیار سے میرا حال پوچھ رہا تھا۔ میں ایک لمحے کے لیے خوفزدہ ہو گئی۔ کیا اسے شک ہو گیا ہے کہ میری نیت کیا تھی؟ کیا میرا جرم میرے چہرے پر تو نہیں لکھا ہوا؟ کیا یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں اسے قتل کرنا چاہتی ہوں، میرے ساتھ پیار سے پیش آ رہا ہے؟ میں نے سلطان سے جھوٹ بولا کہ مجھے نیند نہیں آ رہی۔ میرا لہجہ اور میری آواز کی کپکپاہٹ صاف چغلی کھا رہی تھی کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں، لیکن اس نے اس جھوٹ پر یقین کر لیا اور میرا دل بہلانے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ اسی میں ساری رات گزر گئی۔ میرے دل کی حالت عجیب تھی، کئی قسم کے خیالات آ رہے تھے۔ ایک طرف تو اپنے آپ کو لعنت ملامت کر رہی تھی کہ میں موقع ملنے کے باوجود سلطان کو قتل نہ کر سکی، دوسری طرف دل ہی دل میں مطمئن تھی کہ سلطان زندہ ہے اور میں ایک جرم سے بچ گئی ہوں۔ ایسا کیوں ہوا تھا؟ اس کا جواب اب بھی میرے پاس نہیں ہے۔ پہلے میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میرے اندر کسی گوشے میں سلطان کی محبت پوشیدہ ہے، جس کی وجہ سے میرا ہاتھ سلطان پر نہیں اٹھ سکا، لیکن یہ محض خیال تھا۔ اپنے بھائی کے قاتل کے لیے میرے دل میں نفرت کے سوا اور کچھ بھی نہیں تھا، پھر وہ میرے ہاتھ سے بچ کیسے گیا؟ اس سوال کا جواب میرے پاس اب بھی نہیں ہے۔ اس واقعے کے بعد مجھے اپنے آپ پر غصہ آنے لگا۔ میں ہر بات پر جھنجھلا جاتی تھی، بعض اوقات بغیر کسی وجہ کے سلطان سے بھی الجھ پڑتی تھی اور پھر اس بات کا انتظار کرتی تھی کہ وہ بھی میرے ساتھ لڑے گا، لیکن میرے غصے کے جواب میں اس کے انداز میں محبت بڑھ جاتی تھی۔ حور بانو، ایک روز سلطان نے مجھ سے کہا، میرا خیال ہے کہ گھر میں رہ کر تمہاری صحت خراب ہوتی جا رہی ہے، کچھ دنوں کے لیے اپنے بابا جان سے مل آؤ، تھوڑی سی تبدیلی ہوگی تو تمہارا مزاج بھی بحال ہو جائے گا۔ میں انکار نہ کر سکی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں اپنے بابا جان کا سامنا نہیں کر سکتی تھی۔ میں کس منہ سے بابا جان کے سامنے جاتی؟ میں ابھی تک ان کے مقصد کی تکمیل نہیں کر سکی تھی۔ میں نے چپکے سے اپنی چیزیں سمیٹیں اور کچھ دنوں کے لیے اپنے شہر آ گئی۔ رسمی طور پر اپنے سسرال بھی گئی، لیکن زیادہ تر وقت بابا جان کے پاس رہی۔ اس قیام کے دوران میں نے محسوس کیا کہ انتقام کا جذبہ ان کے دل میں زیادہ زور پکڑ گیا ہے۔ وہ دراصل مجھ سے خفا تھے کہ میں نے اپنا وعدہ نہیں نبھایا۔ حور بانو، ایک روز بابا جان نے مجھ سے پوچھا، سچ بتانا، کہیں تیرے دل میں سلطان کی محبت تو نہیں پیدا ہو گئی؟ میں نے قسمیں کھا کر انہیں یقین دلایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے ان کے دل میں جو بات ہے وہ ابھی صاف نہیں ہوئی۔ میں بے وقوف تھا جو میں نے تیری بات مان لی، ایک روز بابا جان نے کہا اور اپنے ہاتھ کاٹ کر پھینک دیے۔ میں اب سلطان کو اپنے ہاتھ سے نہیں مار سکتا۔ اگر میں نے اسے قتل کیا تو لوگ کہیں گے کہ سعد اللہ خان ایک بے غیرت اور سفاک آدمی ہے جس نے اپنے داماد پر ہاتھ اٹھایا اور اپنی بیٹی کو بیوہ کر دیا ہے۔ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ بدلہ لے گی، لیکن تو نے اب کیا بدلہ لینا ہے؟ میں نے بابا جان کو بڑی مشکل سے یقین دلایا کہ میرے دل سے بدلہ لینے کا خیال نہیں نکلا، بلکہ میں تو موقع کی تلاش میں ہوں۔ بابا جان کی بات سچی تھی کہ میں نے ان کے ہاتھ کاٹ دیے ہیں اور انہیں بدلہ لینے کے قابل بھی نہیں چھوڑا۔ ان کی یہ بات سن کر مجھے اپنے آپ پر مزید غصہ آنے لگا اور میں جھنجھلاہٹ میں ہی کڑتی رہی۔ کچھ دنوں بعد سلطان آیا اور مجھے واپس لے گیا۔ واپس جا کر بھی میری جذباتی حالت میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ اگر میں روز مرہ کی تفصیلات لکھنے بیٹھ جاؤں تو آپ بوریت محسوس کریں گے۔ میں دو حصوں میں بٹی ہوئی تھی۔ سلطان کے سامنے میں اس کی بیوی تھی، لیکن در حقیقت میں اس کے خون کی پیاسی تھی۔ سلطان نے ایک بار مجھے بتایا کہ وہ مجھے ذرا سیر کرانا چاہتا ہے، لیکن میرا خیال تھا کہ شہر کے گھٹے ہوئے ماحول سے باہر نکل کر میں تازہ دم ہو جاؤں گی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ ہر بات میں یہی کوشش کرتا ہے کہ میں خوش رہوں۔ ایک اتوار کو اس نے مجھے ساتھ لے کر باہر جانے کا پروگرام بنا لیا اور اپنی بندوق بھی ساتھ لے لی۔ جس علاقے میں ہم سیر کے لیے جا رہے تھے وہاں پرندوں کا شکار بہت ملتا تھا۔ سلطان نے بہت سوچا تھا کہ سیر کے ساتھ ساتھ شکار بھی کھیلیں گے اور تفریح بھی ہو جائے گی۔ شہر سے ہم بس میں بیٹھ کر گئے تھے۔ آگے تھوڑی دور ٹانگے میں سفر کیا۔ کھانے پینے کا سامان اور پھل وغیرہ ہم اپنے ساتھ ہی لے کر آئے تھے۔ سلطان کا خیال ٹھیک نکلا۔ شہر سے نکل کر میرے مزاج میں بہت ہی زیادہ اچھا اثر پڑا تھا۔ سلطان بھی طبیعت کے لحاظ سے خوش مزاج تھا۔ ہم ہنسی مذاق کی باتیں کرتے رہے۔
थोड़ी देर बाद खाया पिया और परिंदों के शिकार के लिए निकल खड़े हुए। सुल्तान ने एक तो फायर किए जो खाली गए, फिर उसने बंदूक मुझे पकड़ा दी और मुझे फायर करने और सुस्त बांधने का तरीका समझाने लगा। मैंने थोड़ी सी तवज्जो दी तो थोड़े से वक्त में ही मुझे सुस्त बांधकर सही निशाने पर फायर करना आ गया। मैंने एक दरख्त के चौड़े से पत्ते को निशाना बनाया और पत्ता छलनी हो गया। सुल्तान मेरी निशानाबाजी की महारत पर हैरान भी हुआ और खुश भी। मैंने उसे कहा कि मैं अफगानों की बेटी हूँ और मेरी निशानाबाजी तो खून में शामिल है। उसने बंदूक मेरे हाथ में ही रहने दी और मैं इधर उधर परिंदे देखकर फायर करती रही। इसका एक फ़ायदा ये हुआ कि मेरी तबीयत का बोझलपन बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। सुल्तान इसी बात से खुश हो गया था कि मैं शिकार से लुत्फ़ उठा रही हूँ और उसके साथ हंसी मजाक और खुलकर बातें कर रही हूँ। सुल्तान कहने लगा कि वो थैले में से एक कारतूस निकाल कर ले आता है, क्योंकि हमारे पास एक तो कारतूस रह गए थे। थैला एक दरख्त के पास हमारे सामान के साथ पड़ा था। थोड़ी देर बाद मैंने देखा सुल्तान बैठा थैला खोल रहा था। मेरी तरफ उसकी पुश्त थी। उसे इस हालत में देखकर मेरा दिमाग उल्टी तरफ चल निकला। मेरी बंदूक लोड थी। मैंने सुल्तान के सर की सुस्त बांध ली। वो मेरी तरफ पुश्त किए बैठा था और दरमियान में एक झाड़ी थी। मुझे उसका सर नजर आ रहा था, लेकिन वो मुझे नहीं देख सकता था। मैं अगर उसके सर का निशाना लेकर ट्रिगर दबा देती तो मेरा मिशन 1 सेकंड में पूरा हो सकता था। मैं बाद में कह सकती थी कि झाड़ियों की ओट की वजह से सुल्तान मुझे नजर नहीं आया था। ये कत्ल, इत्तेफाकिया या हादसाती मौत का रंग इख्तियार कर सकता था। मैंने सुल्तान के सर का निशाना लिया। मेरा निशाना थोड़ी देर में ही इतना पुख्ता हो चुका था कि सुल्तान अब बच नहीं सकता था। जब मैंने सुस्त बांध ली तो मैंने सेफ्टी गेज को हटाया और ट्रिगर पर उंगली रख दी। अब एक लम्हे का खेल था, लेकिन मालूम नहीं क्या हुआ कि ट्रिगर पर रखी हुई मेरी उंगली अकड़ गई और मेरा जिस्म इसी तरह पसीने से तर हो गया जिस तरह पहली बार हुआ था। बंदूक खुद ब खुद नीचे झुक गई। मेरे देखते ही देखते सुल्तान उठा और हंसता हुआ मेरी तरफ आया और मेरे करीब आकर जब उसने मेरी तरफ गौर से देखा तो उसकी हंसी उसके होठों के अंदर ही दब गई। क्या हुआ हूरबानो? उसने घबरा कर पूछा। इतनी घबराई हुई क्यों हो? कोई दरिंदा या सांप तो नहीं देख लिया? मैं उसे कैसे बताती कि दरिंदा और सांप तो मेरी जात के अंदर है, मैं इनसे कैसे घबरा सकती हूँ? कुछ नहीं सुल्तान, मैंने कहा, वापस चलो, आखिर पता तो चले कि क्या हुआ है। उसके लहजे में तशवीश थी। अभी तो तुम मज़े से शिकार खेल रही थी। मैंने उसे बिगड़ कर कहा कि फ़ौरन वापस चलो। उसने नहायत सादतमंदी से मेरे हाथ से अपनी बंदूक ले ली और हम वापस चल पड़े। मुझे एक बार फिर अपने आप पर गुस्सा आने लगा। ऐन वक्त पर मैं अपने मकसद में नाकाम हो गई थी। इसके बाद की दास्तान ज़रा तवील है, जो मैं मुख्तसर करके सुनाती हूँ। मुझे अब पछतावों की आग बुरी तरह जला रही थी। सुल्तान मेरे सामने होता था तो मैं मालूम नहीं क्यों उसे माफ़ कर देती थी, लेकिन उसकी गैर मौजूदगी में मैं खोलती रहती थी। इसका नतीजा ये हुआ कि मैं झुंझुलाहट का शिकार हो गई। इससे घर की फ़िज़ा भी ख़राब होने लगी। मैं बात बात पर सुल्तान से उलझ पड़ती थी। मैं एक दो बार बाबा जान से भी मिलने गई। उन्होंने अपनी पुरानी बातें दोहराईं तो मेरी झुंझुलाहट और बढ़ गई, लेकिन सुल्तान का रद्द अमल रोज़ बरोज़ बेहतर होता जा रहा था। मैं जितना उससे लड़ने की कोशिश करती, वो उतना ही ज़्यादा बर्दाश्त और तहम्मुल का मुजाहरा करता। मैं कोशिश करती थी कि अपने मिजाज को काबू में रखूं, लेकिन गुस्से के सैलाब के आगे बंद बांधना मेरे लिए नामुमकिन होता जा रहा था। इसके बाद भी एक दो बार मुझे बड़ा सुनहरी मौका मिला, मगर मैं इससे फ़ायदा न उठा सकी। एक बार सर्दियों के दिन थे। हम रात को सख्त पत्थर के कोयले की अंगीठी जलाकर सोते थे। इस कोयले के बारे में मशहूर था कि अगर कमरे का रोशनदान वगैरह खुला न हो तो आदमी इसकी गैस से कमरे के अंदर ही दम घुटकर मर जाता है। मैंने 2-3 दफ़ा ऐसा किया कि शाम को ही रोशनदान बंद कर दिए। मेरा ख्याल था कि रात को बाहर निकल जाऊंगी और बाहर से दरवाज़ा बंद कर दूंगी ताकि सुल्तान अंदर ही दम घुटने से मर जाए। मैंने एक दफ़ा ऐसे ही किया भी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि मैं फिर वापस आ गई और सुल्तान को जगा कर कहा कि अंगीठी उठाकर बाहर रख दो। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं पढ़ी लिखी लड़की थी और मेरा ताल्लुक़ एक शाइस्ता और तालीम याफ्ता ख़ानदान से था, और मेरे ख़ानदान का ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान के साबिक़ शाही ख़ानदान से था। लेकिन मैं जिस चिता में चल रही थी उसने मुझे हर चीज़ भुला दी थी। इसका मुझे और भी अफसोस था। सुल्तान ने भी अब ज़्यादा देर घर से बाहर रहना शुरू कर दिया था।
वो बाज़ औक़ात रात 10 बजे के भी बाद आता था। ये पाकिस्तान बनने के थोड़े ही अरसे पहले की बात है। एक रोज़ मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। सुबह के 10-11 बजे का वक्त था। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला। बाहर तकरीबन मेरी ही उम्र की 3 लड़कियां खड़ी थीं। उन्होंने बड़ी शाइस्तगी से मेरा हाल अहवाल पूछा और अंदर आने की इजाज़त ली। वो कोई ज़रूरी बात करने आई थीं। मैंने उन्हें अंदर बुला लिया। वो किसी कॉलेज की तालिबात थीं। आप हमारी हम उम्र हैं, एक लड़की ने कहा। आप अगर शादीशुदा ना होती तो कॉलेज में हमारे साथ होती। आपको मालूम है कि इलेक्शन हो चुके हैं और मुसलमान पाकिस्तान के नाम पर मर मिटने की कसम खा चुके हैं। लड़कियां भी मर्दों से पीछे नहीं, हम भी जुलूस निकालने का फैसला कर चुकी हैं और आपको अपने साथ शामिल करने आई हैं। मैंने उन्हें टालने के लिए कह दिया कि मैं अपने खामिद से इजाज़त लेकर उन्हें जवाब दूंगी। ज़रूर इजाज़त लें, एक ने कहा। आपको फ़ौरन इजाज़त मिल जाएगी। हम आपके खामिद शहजाद सुल्तान को अच्छी तरह जानते हैं, वो आपको नहीं रोकेंगे। आप कैसे जानती हैं? वो भी मुस्लिम लीग के जानिसार वर्कर हैं, उन्होंने जवाब दिया। पाकिस्तान की खातिर उन्होंने अपनी सरकारी मुलाजमत की भी परवाह नहीं की। वो अपने दफ्तर से छुट्टी करने के बाद रात देर तक मुस्लिम लीग के साथ काम करते हैं। हमें उनके बारे में यकीन था, इसीलिए तो आपके पास आई हैं। पहले तो मैं समझती थी कि सुल्तान मेरे सलूक की वजह से देर से घर आता है। अब मालूम हुआ कि वो भी मुस्लिम लीग के साथ काम कर रहा है। ये मेरे दिल में उसके खिलाफ बैठी हुई नफरत थी कि ये बात सुनकर भी उसके लिए मेरे दिल में कोई जगह पैदा ना हुई। मैंने उन लड़कियों को टालकर फारिग कर दिया, लेकिन सच्ची बात यह है कि उन दिनों मेरे जहन पर एक ही धुन सवार थी, इसलिए मैंने पाकिस्तान की जिद्दोजहद में कोई दिलचस्पी न ली। और दूसरी बार जब वो लड़कियां मेरे पास आईं तो मैंने उन्हें साफ साफ जवाब दे दिया। मैंने इस बात का जिक्र भी सुल्तान से ना किया। एक रोज़ सुल्तान देर से घर आया। वो अकेला नहीं था, उसे 2 आदमी घर छोड़ने आए थे क्योंकि वो ज़ख्मी था। मुस्लिम लीग वालों ने बाहर ही किसी डॉक्टर से उसकी मरहम पट्टी करवा दी थी। मैंने पूछा क्या हुआ? सुल्तान ने बताया कि आज शहर में बड़ा ज़ोरदार जुलूस निकला था। उसने टोहाना वजारत का जिक्र भी किया, जिसके साथ मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये तहरीक पाकिस्तान का आखिरी दौर था। 1947 का साल शुरू हो चुका था। महीना फरवरी या मार्च का था। लड़कियों ने तो आज कमाल ही कर दिया हुरबानो, सुल्तान ने कहा। वो मर्दों को भी पीछे छोड़ गईं। पुलिस ने भी जालिमाना तशद्दुद किया है। कितने ही आदमी मारे गए होंगे और कितने ही आदमी आज घर वापस नहीं पहुंच सकेंगे। मैंने उसे दूध का गिलास लाकर दिया और दिल ही दिल में दुआ की, खुदाया किसी की आई अगर इसे आ जाती तो। पाकिस्तान बन गया। हमें तो कहीं भी हिजरत नहीं करनी पड़ी, लेकिन हम दोनों अभी तक बेघर थे। हमारी नाकाम अज़दवाजी ज़िंदगी के 8 साल गुजर गए थे, लेकिन हम एक घर में रहते हुए भी बेघर मुसाफिरों की तरह रहते थे। गुस्से की जो आग मेरे अंदर खोलती रहती थी, उसके शोले अब बुलंद होने शुरू हो गए थे। सुल्तान की मोहब्बत भी बढ़ती जा रही थी और अब मेरी आवाज़ और चीखों पुकार महल्ले के दूसरे घरों में भी पहुंचना शुरू हो गई थी। मैं जानता हूँ तुम इस तरह क्यों होती जा रही हो, एक बार सुल्तान ने मुझे कहा तो मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। मेरा ख्याल था कि वो मेरे दिल का राज पा गया है, लेकिन उसे कोई और शुबा गुजरा था। उसने उसी तरह मोहब्बत से कहा जिस तरह वो आमतौर पर मुझे मुखातिब किया करता था। खुदा ने तुम्हारी गोद हरी कर दी तो फिर सब ठीक हो जाएगा। तुम घबराओ नहीं, मैं कल ही तुम्हें लेडी डॉक्टर के पास ले चलूँगा। अगले रोज़ वो मुझे जिस लेडी डॉक्टर के पास लेकर गया, उसने मेरा मुआयना करने के बाद मुझे बताया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने उसे बताया कि मैं माँ बनना ही नहीं चाहती हूँ। उसने सुल्तान को बुलाकर और कोई बात तो ना की। उसे एक और डॉक्टर का पता देकर कहा कि इसे वहाँ ले जाओ। सुल्तान मुझे घर ले आया और उसने मुझे कहा कि वो मुझे वैसे ही इस दूसरे डॉक्टर को दिखाना चाहता था। ये दूसरा डॉक्टर नफ्सियात का डॉक्टर भी था। दूसरे डॉक्टर ने भी मुझसे कई बातें पूछी। उसकी बहुत सी बातों का जवाब मैंने नहीं दिया और घर वापस आ गई। जानती हो इस डॉक्टर ने मुझे क्या कहा है? उस रोज़ सुल्तान ने अपने मखसूस प्यार भरे लहजे में कहा। डॉक्टर कहता है कि मरीज़ा के अंदर कोई पछतावा, कोई गुस्सा है जिसने अब जड़ पकड़ ली है, और अगर इसका इलाज ना हुआ तो मरीज़ा मुकम्मल तौर पर जहनी मरीज़ा बन जाएगी। इस डॉक्टर ने तुमसे उगलवाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन तुमने तो कोई जवाब ही नहीं दिया। हुरबानो, मैंने अपनी हर मुमकिन कोशिश कर ली है कि तुम्हें खुश रखूं,
लेकिन अगर तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है तो साफ साफ बता दो। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे दिल से पसंद नहीं करती। मैंने इसके बावजूद तुम्हें हर तरह मोहब्बत दी। शायद इससे मेरे गुनाह का कफारा अदा हो जाए। अगर तुमने मुझे बता दिया कि तुम्हारे दिल में क्या है तो मैं समझूंगा कि 9 साल गुजरने के बाद भी तुमने मुझे अपने भाई का खून माफ़ नहीं किया। हाँ, मैंने अपने भाई का खून माफ़ नहीं किया। मैं बेकाबू हो गई और मैंने चिल्लाकर कहा, और ना ही मरते दम तक माफ़ करूंगी। मैं जिस रोज़ अपने हाथों से तुम्हें कत्ल करूंगी उस रोज़ मेरे कलेजे में ठंडक पड़ेगी। ये शायद पागलपन था। ये क्या था कि मैंने वो शोले उगल दिए जो मुझे 9 बरसों से जला रहे थे। मैंने उसे एक एक लम्हे की कहानी सुनाई कि मैं उसे किस तरह कत्ल करना चाहती थी और वो किस तरह मेरे हाथ से बचता रहा, और इस नाकामी ने मुझे पागल बना दिया। सुल्तान तेजी से अंदर गया और अपनी बंदूक उठा लाया। उसने बंदूक में कारतूस लोड किया और मुझसे कहने लगा, हूर बानो, मैं अब तुम्हारी मोहब्बत में अपनी जान पर खेल जाने को भी तैयार हूँ। ये कहकर वो कुर्सी पर बैठ गया और उसने बंदूक का बट जमीन से लगाकर नाली अपनी ठोड़ी के नीचे रख ली और मुझसे कहने लगा, हूर बानो, अगर तुम मेरी मौत से ही खुश हो तो यूं ही सही, मेरे करीब आओ और बंदूक का ट्रिगर दबा दो। गोली मेरे दिमाग से पार हो जाएगी और सब यही कहेंगे कि शहजाद सुल्तान ने खुदकुशी की है। तुम्हारे ऊपर तो हर्फ भी नहीं आएगा। मेरे करीब आओ, जल्दी करो। उसने ये भी कहा कि खुदकुशी करने वाले यही तरीका इख्तियार किया करते हैं। बंदूक से किसी को कत्ल करने वाले मकतूल की ठोड़ी के नीचे बंदूक की नाल नहीं रखा करते, वो गोली चला दिया करते हैं। कारतूस के छर्रे मेरी ठोड़ी के नीचे से ऊपर जाएंगे तो सब यही कहेंगे कि ये खुदकुशी है। सुल्तान ने कहा, तुम बाहर चली जाओ, मैं तुम्हारा काम कर देता हूँ। मुझ पर पागलपन का एक और दौरा पड़ा। मैं उसके करीब गई और मैंने बंदूक उसकी ठोड़ी के नीचे से निकालकर अपने हाथ में ले ली। मैंने कारतूस निकालकर फेंक दिया और फिर पता नहीं क्या हुआ कि मैं अगले ही लम्हे सुल्तान के पैरों पे सर रख कर रोने लगी और सारी रात ही रोती रही। अगले रोज़ मैं हल्की फुल्की थी। ऐसे लगता था जैसे मेरे वजूद पे से सारा बोझ उतर गया हो। मैंने सुल्तान को माफ़ कर दिया था। सुल्तान ने भी मुझे माफ़ कर दिया। इससे अगले साल मेरी पहली बेटी पैदा हुई, फिर बेटा पैदा हुआ। मैं 2 साल बाद बाबा जान से मिलने गई। वो मेरे बच्चों से मिले और उनकी आंखों में आंसू तैर गए। तुम्हारे बेटे की शक्ल अपने मामू से मिलती है, उन्होंने टपटपाई हुई आंखों से कहा। हूर बानो, अब बदले का ख्याल छोड़ दो, अब इन बच्चों को यतीम ना करना। हाँ बाबा जान, मैंने कहा, अब मैं वो सांप हूँ जिसका जहर निकल गया है। आप भी सुल्तान को माफ़ कर दें और तन्हा रहने की बजाय हमारे साथ चलकर रहें। मैं अभी इतना बेगैरत भी नहीं हुआ, बाबा जान ने बिगड़ कर कहा, कि अपने बेटे के कातिल और अपनी बेटी के खाविंद के पास जाकर पनाह हासिल करूं। बाबा जान को निगहदाश्त के लिए हमारी ज़रूरत भी नहीं थी। उनके वफादार नौकर उनके साथ थे। मैंने जिस रोज़ से सुल्तान को माफ़ किया था उस रोज़ के बाद हूर बानो, जो अपने भाई की लाश के साथ ही दफन हो गई थी,